क्लासेस आपको मैंने बता दी हैं। कल हम कहाँ गए थे? कल हम गए थे अपनी कजिन्स के साथ में थोड़ा सा बाहर, जिसका नाम है पायरेट्स ऑफ ग्रिल। कुछ ऐसे ही सा नाम था यार, एक तो ऐसे अजीब अजीब से नाम है जो हमको नाम भी नहीं याद होते हैं, कुछ ऐसे ही था, पायरेट समथिंग ही था, कुछ ऐसे ही नाम था, वो भी देखना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे गैस के बारे में बात कर ली थी, WTO के बारे में बात कर ली थी, इसके फंक्शंस देख लिए थे, हमें आना था एंटी डंपिंग पे। यहीं पे थे ना हम लोग? एक बार से बता देना प्लीज। बेटा मेरे को जो स्लॉट मिला है मेरे को स्लॉट के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, हाँ यहीं पे थे। चलो फिर समझना शुरू करो। थैंक यू। चलो अब जरा देखते हैं, आते हैं अराकन। हाँ हाँ बिल्कुल, अराकन ह्यूमन अंडमान निकोबार में। मैंने कितनी बार आपको ये चीज पढ़ाई है कि जो म्यांमार वाला एरिया, या ऐसे समझो आप, यहाँ पर जो शिवालिक वाली रेंज है वो आएगी आपके नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वांचल हिमालय बनी। पूर्वांचल हिमालय वाला जो हिमालय का एरिया है वो थोड़ा एक्सपैंड होगा, म्यांमार में जाएगा। म्यांमार में उसको हमने अराकन यूमा बोला, और वही जो हिस्सा है जब वो अंडमान निकोबार में आएगा तो उसे भी हम यहाँ पे अराकन यूमा के नाम से ही जानते हैं। हाँ जी, दिस सेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट PSC ऑल्सो। ओके चलिए, चैट को हम ऑफ कर रहे हैं। हाँ सबके कमेंट्स हो रहे हैं, अमन आई कैन सी योर कमेंट्स। अब आ जाओ बेटा, ध्यान से अब पढ़ते हैं। ओके चलो, बी फोकस नाउ। देखिए, आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने पिछला वाला क्लास नहीं किया होगा, तो आपके पास में सैटरडे और संडे 2 दिन रहते हैं, आप जब अपने पुराने वाले क्लासेस को कवर कर सकते हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैट्स के अंदर एंटी डंपिंग के बारे में हमें पढ़ना है। ये एंटी डंपिंग क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, और साथ में ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है इससे कौन सी कंट्री का प्रॉफिट होगा, कौन सी कंट्री का लॉस होगा, ये हमें समझना है। आप पूछेंगे मैम इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो समझिएगा। कई बार क्या होता है, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन, परिभाषा क्या है एंटी डंपिंग की, तो वो डेफिनेशन भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है? अच्छा अब देखो ये होता क्या, समझना इस चीज को। ट्रिप्स मैंने आपको पढ़ा दिया था, ट्रिप्स मैंने आपको पढ़ा दिया था, गैट्स आपको पढ़ा दिया था, यहाँ पे आएंगे, लेकिन इससे पहले क्या पढ़ेंगे? एंटी डंपिंग। कौन बताएगा क्या होता है? व्हाट इज एंटी डंपिंग, क्या मतलब है, बताओ। अच्छा रिविजन, देखो मैंने आपको ये बताया था सबसे पहले कि जो गैट्स था, गैट्स का मतलब ये था कि वो इंटरनेशनल लेवल पर जो देशों के बीच में व्यापार किया जाता है उसको कंट्रोल करने का काम करता था। आगे आते आते इसका जो नाम है 1995 में इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसका नाम क्या हो जाता है? WTO हो जाता है। क्या है? WTO हो जाता है। और WTO नाम होने के बाद में इसमें क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता है, एक ऐसी बॉडी बनाई जाती है जिसका काम ये होता है कि विश्व में अगर कोई भी ऐसे देश हैं जहां पर कोई समस्या आ रही है या फिर वहां पे ट्रेड को लेके कोई विवाद हो रहा है तो उसको सुलझाने का काम किया जाता है। अच्छा, चाइना का एग्जाम्पल ले लिया तुम लोगों ने, ओके। बेटा अगर आप पहली बार क्लास में आए हो प्लीज एक बार से पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो सबने आंसर कर लिया है, गौतम कनक, वेरी गुड। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे है क्या। देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को, है ना? सपोज करो, सपोज करना, अवनी हो ना क्लास में, सो तो नहीं गई अवनी? जीतू साहू अभी बताते हैं, अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अच्छा हो क्लास में, बस ठीक है, ध्यान से सुनना अवनी, ठीक है? एक रहे चाइना, कौन थे? एक रहे चाइना। चाइना के यहाँ पे जलेबी बनती है, ठीक है? चाइना के यहाँ पे क्या होता है? शिवम ट्रिम्स बेटा हम पढ़ा चुके हैं, बट एक बार फिर से हम आपको बताएंगे, अभी रुक जाओ, पहले जरा एक कॉन्सेप्ट समझ लो। चाइना के अंदर बनती है जलेबी, और चाइना के अंदर जब जलेबी बनके तैयार होती है तो वो 10 रुपए की मिलती है, यानी कि इनकी करेंसी के हिसाब से, इनकी जो करेंसी है युआन या फिर रेनबी, इसके हिसाब से ये 10 रुपए में मिलती है, ठीक है? अच्छा, अब चाइना ने क्या किया, 10 रुपए में अपनी जलेबी तो बना के तैयार कर ली, लेकिन यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनको जलेबी नहीं पसंद, उनको जलेबी नहीं पसंद। अगर इनको जलेबी पसंद नहीं है, इसका मतलब यह है कि चाइना के अंदर उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं। अब चाइना के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो जलेबी खाना चाहता है, तो चाइना क्या करेगा? उसे फेंक देगा या उसका प्रोडक्शन करना बंद कर देगा? ऐसा तो नहीं करेगा। चाइना क्या करता है, अब चाइना ढूंढेगा किसी एक ऐसे देश को जहां पे जलेबी बहुत ज्यादा खाई जाती हो। क्या करेगा वो? अब एक ऐसी कंट्री को ढूंढेगा जहां पे जलेबी बहुत ज्यादा खाई जाती हो, तो ऑब्वियस सी बात है कौन आएगा? वो हमारा प्यारा भारत, पास में भी है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, और हम लोग तो वैसे भी जलेबी के शौकीन है ना? अच्छा ठीक है। तो चाइना ने ये जब देखा कि इंडिया के अंदर जलेबी के बड़े शौकीन लोग रहते हैं, हाँ पाकिस्तान भी जा सकता है, एनीवेयर, तो चाइना ने कहा भाई हमारे तो बड़ा आसान है, जो जलेबी हमारे यहाँ पे इतने में मिलती है, हम क्या कर सकते हैं, यही जलेबी हम इंडिया में जाके इतने में भी अगर हम बेचेंगे तो भी हमको प्रॉफिट हो जाएगा, हाँ है ना? होगा ना, यही तो कहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया
कि चाइना ने अपने प्लेन में सारी की सारी जलेबी लदवा दी। ठीक, चाइना ने जब सारी जलेबी भेजी इंडिया में, तो इंडिया ने कहा भाई रुक, इंडिया ने कहा भाई रुक, तुम्हारा प्लेन तो आ गया हमारे यहाँ पे, क्या है इसमें? पता चला भैया जलेबी है। अच्छा, चाइना में कितने में मिलता है भैया? 10 रुपए में मिलता है। हमारे यहाँ पे कितने में बेचोगे भैया? तुम्हारे यहाँ पे हम 20 रुपए में बेचेंगे। अच्छा, काय को बेचेगा भाई 20 रुपए में? काय को बेचोगे 20 रुपए में? जब तुम्हारे यहाँ पे मिलती है 10 रुपए में, तो हमारे यहाँ पे भी 10 रुपए में बेचो ना। तो क्या करेगा, सुनना यहाँ पे, तो क्या करेगा चाइना? चाइना के यहाँ पर, अब यहाँ से जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा बहुत ध्यान से, चैट मैंने ऑफ करी, अब समझना। चाइना के यहाँ पे 10 रुपए में थी, लेकिन जब ये इंडिया में बेचने आया तो इसने 10 रुपए और बढ़ा दिए और कर दिया 20 रुपए, यानी कि अब ये 20 रुपए में लेकर आया हमारे देश के अंदर। लेकिन इसने कहा क्या? लेकिन इसने कहा क्या? 20 रुपए में है, लेकिन हम आपको 5 रुपए में देंगे। लालच आएगा कि नहीं आएगा? लालच आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अरे वाह, 10 रुपए की जलेबी थी, 20 रुपए में हमारे यहाँ पर आई, लेकिन हमको तो 5 रुपए में मिल गई भाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है? 15 रुपए हमारे बच गए। तो अब यही कॉन्सेप्ट जो है, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या? डंपिंग। क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। डंपिंग का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, जब भी कोई कंट्री अपने यहाँ से किसी भी सामान को किसी दूसरे देश में ले जाकर फेंक देती है सस्ते दामों पर, या फिर किसी दूसरे देश में ले जाके उसे सस्ते दामों पर बेच देती है, उसे हम क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की मार्केट को बचाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि मान लो अगर चाइना से जलेबी बन के आई और वो 5 रुपए की चाइना ने बेचना शुरू करे, तो बेचारे जो भारत की दुकानें हैं, जो हमारे रामू लाल हैं, या हमारे जो शर्मा जी हैं, या हमारे शुक्ला जी जो हैं, जिनके यहाँ पे जलेबी बनती थी, अब वो क्या करेंगे बेचारे? वो तो कहेंगे ये लो यार, हमारे यहाँ पे 250 ग्राम इतने में मिलती थी, ये चाइना में उठा के चला है, या 5 रुपए में दे रहा है। अब हर कोई कहाँ जाएगा? उनके ही पास में तो जाएगा ना। बस, तो इंडिया क्या करेगी? इंडिया कहेगी भाई इसकी दुकान बंद कर। इंडिया कहेगी चाइना की दुकान बंद करो, इसके चक्कर में हमारे जो दुकानदार हैं उनको लॉस हो रहा है। तो इंडिया यहाँ पे क्या करेगा? कहेगा कि भाई रुको, तुम 5 रुपए में हमारे यहाँ पे बेच रहे थे ना जलेबी, अब सुनो, इंडिया इसके ऊपर लगा देगी टैक्स। क्या लगा देगी? टैक्स। और इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ के हो जाएगी कितना? 15 रुपए। और हमारे यहाँ पे तो जलेबी पहले से 10 रुपए में थी। अब बताओ कि तुम कहाँ पे जाओगे जलेबी लेने? कहाँ जाओगे जलेबी लेने? इंडिया वाली लोगे या चाइना वाली लोगे? 10 वाली लोगे ना। ऑब्वियस सी बात है, बच गए हम, बच गए ना हम। तो हम क्या करेंगे? अब शुक्ला जी की जलेबी खाएंगे, क्योंकि चाइना वाली जलेबी का तो वैसे भी भरोसा नहीं है भैया, कहीं उसमें जलेबी की जगह पे कोरोना भर के भेज दिया हो, है ना। इनका तो कोई भरोसा भी नहीं है ना, तो इनके साथ में थोड़ी दिक्कत ज्यादा है। तो हम लोग रामू लाल की या रामू काका की या फिर शर्मा जी की जो जलेबी है, हम वही वाली जलेबी खाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? एंटी डंपिंग। यानी कि जो डंपिंग ड्यूटी लग रही थी, ये डंपिंग ड्यूटी हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? टैक्स के रूप में बढ़ा देंगे, ताकि हमारी जो खुद की डोमेस्टिक मार्केट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, समझ गए? समझ गए? कहाँ गई वो डेयरी मिल्क चॉकलेट देने वाली अवनी? हाँ भैया, चॉकलेट दे दी तुम, समझ आई बात? चाइना को देखो लॉस तो हो गई, हमें तो, अरे भाई ऐसे समझो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है चाइना को लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमें क्या उससे मतलब है? हमें अपने आप को देखना है ना। देखो चाइना के साथ में हम वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना ज्यादा ट्रेड करते हैं, राइट। या फिर आप अगर ऐसे देखो कि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज है, अगर हम कहते हैं दिस एप्पल फोन, नहीं, तो एप्पल फोन आप कहोगे कि मैम एप्पल फोन जो है वो तो बनता है यूएसए के अंदर, तो इसमें यहाँ पे चाइना का क्या मतलब है? सोमेश कह रहे हैं मैम खाने की चीजों का एग्जाम्पल मत दो। भाई चाहते क्या हो तुम लोग? है खाने की चीज का मैम एग्जाम्पल मत दो, मैम इसका एग्जाम्पल मत दो, मैम गर्लफ्रेंड का एग्जाम्पल मत दो। भाई एग्जाम्पल कहाँ से मैं अपने घर से बनाऊं? है खाने की चीजों का एग्जाम्पल मत दो, मॉस्किटो रैकेट का एग्जाम्पल दो, यही और बचा हुआ है। सुनिएगा यहाँ पे, तो जब हम एप्पल फोन की भी बात करते हैं ना, आप बोलोगे कि मैम ये तो फोन जो है ये यूएसए से बन के आता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या ये चीज आपको पता है कि ये जो फोन होता है इसको कंपाइल भी किया जाता है चाइना के अंदर? कहाँ पर होता है? चाइना के अंदर ही इसको कंपाइल किया जाता है। एक सेकेंड, ड्यूटी इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रोहित कुमार, बिल्कुल सही बात है, ड्यूटी इसीलिए बढ़ाई जाती है ताकि उस चीज को हम अपने देश में कंज्यूम करने से रोक सके, और जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या करें? अपने देश की जो चीजें बन रही हैं उनका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, हाँ हमारे लिए तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है। बात समझ में आ गई? एंटी डंपिंग, डंपिंग टैक्सेस, ये बात समझ में आ गई सबको? तो वो अपना लॉस क्यों कराएगा? अरे भैया सुनो, उसे क्या पता था कि एयरपोर्ट पे रोक देंगे? कहानी में तुमने मुझे लगता है एक शब्द छोड़ दिया। मैंने कहा था कि जब ये एयरपोर्ट पे आई है तो वहीं पे इसको रोका गया है, हमने पहले थोड़ी ना बताया था। पॉइंट हमने पहले नहीं बताया था, हमने तो एयरपोर्ट पे जब आ गई तो हमने उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे सेस टैक्स होता है वो लगा दिया जाता है,
ये आप देखेंगे कस्टम ड्यूटी है, वो कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है। इन सब चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाता है। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लें। मैम ये टैक्स बना के मार्केट को सेव करने को, हाँ बिल्कुल दिशा, आप ऐसे बोल सकते हो, डोमेस्टिक मार्केट को, शब्द का इस्तेमाल सही से, डोमेस्टिक मार्केट को। चाइना क्यों डंप करेगा फिर इंडिया में? अरे भाई सुनो, समझो, देखो, चाइना डंप करने तो वहीं पे जाएगा जहां पे उस चीज की जरूरत होगी। चाइना डंप करने वहीं पे जाएगा जिसके पास में पैसा देने की क्षमता होगी। अब वो पाकिस्तान में जाए डंप करने के लिए, तो पाकिस्तान ऐसे हाथ फैला के खड़ा हो जाएगा, भाई तू मेरे को ऐसे ही दे दे, मेरे पास में तो पैसा वैसे भी नहीं है। यही तो होगा ना। तो चाइना उन कंट्रीज में जाता है जहां से उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो। एक बार को वो इंडिया में आया, एक बार को हमने उसको अलाउ नहीं किया, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार आएगा, चौथी बार आएगा क्या वो हमारे देश में ऐसा करने के लिए? चौथी बार आएगा क्या हमारे देश में करने के लिए? नहीं आएगा ना। तो यही तो बात है, यही तो पॉइंट है। 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, चौथी बार थोड़ी ना आएगा, सिंपल सी बात। हाँ चाइना नहीं मानेगा, फिर आएगा। अरे अरे भैया तुम लोग, चलो तो ये तो था सेस ड्यूटी इसके बारे में। हाँ बेटा, सेस टैक्स हर जगह लगता है। आप कहीं पे भी चले जाओगे, शॉपिंग करने भी जाओगे, आप अल्कोहल, मतलब आप अल्कोहल खरीदने मत जाना, आई मीन टू से जो अल्कोहल खरीदा जाता है उसके ऊपर भी सेस चार्ज करता है, ठीक है। चलो अच्छा, अब आते हैं भैया, ये देखो आ गए भैया और बहन। कौन गबरू? ये ऐसे ऐसे वाली गुस्से वाली इमोजी देखो जरा इनकी। हाँ जी, वर्ल्ड बैंक एंड IMF, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, उसके बाद में एफडीआई पढ़ते हैं। एफडीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी, वर्ल्ड बैंक सबसे पहला पॉइंट कब बना है? 1944 में बना है। इसका पुराना नाम क्या था? ब्रिटेन वुड्स के नाम से इसको हम जानते हैं, हजारों बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। ब्रिटेन वुड्स एक जगह है, कहाँ पर? यूएसए के अंदर। यहाँ पर होती है एक बैठक। क्या होती है? एक बैठक होती है। उस बैठक के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। आप सोचेंगे क्यों बनाई गई भैया, क्या जरूरत थी? देखो, वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? लोन देना, पैसा देना, ठीक है। मैंने आपको पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था कि जो टैरिफ के बेसिस पे पैसा दिया जाएगा वो वर्ल्ड बैंक देता है। कोटा के बेसिस पे जो पैसा देता है वो कौन देता है? IMF देता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अब देखो होता क्या है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जो CPI और WPI के ऊपर डिपेंड होती हैं। कुछ याद आया? मैंने कहा था कि ये शब्द हम आपको तब पढ़ाएंगे जब हम आपको वर्ल्ड बैंक बताएंगे। कुछ याद आया? देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आज ही यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया होगा, प्लीज एक बार से पुरानी क्लासेस देख लीजिएगा, वरना आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगी। ओके ठीक है बेटा, किसका बेसिक बताना है बताओ? आप किसका बेसिक पूछ रहे हो? वर्ल्ड बैंक का बेसिक पूछ रहे हो तो वर्ल्ड बैंक का बेसिक बताने जा रहे हैं अभी हम। CPI, अरे बताने तो दे भाई, इनका मीनिंग ना, अरे बताने जा रहे हैं, रुक जा भाई, हैव सम पेशेंस। हाँ, 2 शब्द हैं, एक क्या है यहाँ पे, एक लिखा है CPI, एक लिखा है WPI। क्या होता है ये? क्या होता है? क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब क्या होता है? CPI और WPI को अगर हम डिफाइन करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, बट होता क्या है? व्हाट इज इट? होता क्या है, मेरे को ये जानना है। और कुछ इसके बारे में? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो अभी अब हम ही बताएं क्या? हम ही को बताना पड़ेगा? कोई बताएगा और या फिर मेरे को बताना है? बेटा तुम्हारा जो सवाल है ना, उसका मतलब समझते हो क्या है? उसका मतलब है मेजर लेवल पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होना। जैसे कि देख, एक सेकंड रुक जाओ बच्चा पार्टी, एक ये सवाल है यहाँ पे, जरा उसका मैं आंसर कर दूं। बहुत देर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम बताते हैं, लेकिन एक यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं। देखो तुमने बेटा जो पूछा है ना बेरोजगारी वाला पॉइंट, उसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट एट एक्सटेंड लेवल। या जैसे कि मान लो क्या हुआ, हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा मंदी आ गई है ना, और जब बहुत ज्यादा मंदी आ जाती है तो हमारे यहाँ पे जॉब तो क्रिएट होगा नहीं। जब हमारे यहाँ पे जॉब क्रिएट नहीं होगा, GDP स्लो डाउन होती जाएगी, तो उस कंडीशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई भी थी, अलग अलग कैटेगरी पढ़ाई थी ना, सीजनल वाला पढ़ाया था, साइक्लिक वाला पढ़ाया था, उसी के अंदर आता है। सिंपल सी बात है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम उसे कहते हैं। ठीक, अच्छा आ जाओ भैया CPI और WPI पे आ जाओ। सुनना, ये है होलसेल। क्या है? होलसेल। थोक के भाव किसने चीजें खरीदी हैं? थोक के भाव तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सामान खरीदा है? खरीदा होगा ना। मैंने आपको एक बार बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको कोई भी चीज थोक के भाव खरीदनी होती है तो मेरी मम्मी ने, तो आप कहते ना यार वहां पे होलसेल की दुकान है, उस होलसेल की दुकान पे सारी चीजें मिल जाती हैं, उपभोक्ता मूल्य, बिल्कुल सही है, कहते हैं ना ऐसे। सब्सक्रिप्शन खरीदे भाई, तुम रहने दो, तुम रहने दो यहाँ पर, प्लीज रहने दो। अच्छा अब सुनना यहाँ पे, एक तो ये हो गया और एक हो गया ये। अब जरा दोनों का मतलब समझिएगा। होता क्या है, ये है होलसेल। होलसेल का मतलब है दुकान पे,
या फिर आप ऐसे समझ लो कोई भी सामान है, कोई भी प्रोडक्ट है, अभी जैसे होली आ रही है ना, तो होली के टाइम पे क्या होता है, चिप्स पापड़ बहुत ज्यादा, अरे मैम फिर खाने की बात, मैं क्या करूं भाई, पढ़ लो अभी। अच्छा, क्या होता है, चिप्स पापड़ जो होते हैं वो थोक के भाव सबको खरीदने होते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भैया अभी जो चीजें हमें अच्छे से मिल जाएंगी वो बाद में अगर हम खरीदना चाहें तो हमें नहीं मिल रही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे थोक के भाव सामान मिलता हो। हमारे लखनऊ के अंदर एक जगह है जिसका नाम है अमीनाबाद, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नाम सुना होगा। हमारे लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है अमीनाबाद, है ना। ये जो अमीनाबाद जगह है, यहाँ पे भाई थोक के भाव सामान मिलता है। क्या है, थोक के भाव सामान मिलता है। चाहे तुम चिप्स पापड़ की बात कर लो, चाहे तुम कपड़ों की बात कर लो, चाहे तुम यहाँ पर एनीथिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें तुमको यहाँ पे मिल जाएंगी। भीड़, बहुत भीड़ होती है, हर एक चीज तुमको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये थोक के भाव सामान मिल रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो जब थोक के भाव सामान मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा, प्राइस ज्यादा होगा कि कम होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पैसा कितना होगा, कम होगा। लेकिन जब यही चीज जाएगी किसी शोरूम पर, जब यही चीज जाएगी किसी शोरूम पर, तो क्या होगा, चीज तो वही है जो यहाँ पे बिक रही थी, सिर्फ हमने उसके ऊपर लेबल चेंज कर दिया। और जब ये किसी शोरूम पे जाएगी तो उसका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर लगाए जाते हैं बहुत सारे टैक्सेस। लेकिन हमारी सरकार क्या करती है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, चैट ऑफ करिए, ध्यान सुनना। अब हमारी सरकार क्या करती है, उसे भी तो कैलकुलेट करना होता है ना कि भैया कितनी जीडीपी बढ़ी है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप मैथ्स पढ़ते होगे, तो मैथ्स में जब आप लोग डीआई पढ़ते होगे, तो डीआई में आपने देखा होगा एक होती है इनिशियल वैल्यू, हे भगवान मैथ्स की बात है, एक होती है इनिशियल वैल्यू, एक होती है फाइनल वैल्यू, ऐसा होता है ना। मैथ्स में होता है कि नहीं होता है, अच्छा होता है, मतलब मैंने सही बोला है, अरे वाह। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक होता है इनिशियल वैल्यू, एक होती है फाइनल वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, मैथ्स क्या होता है, कब आखिरी बार पिटे थे ये बताओ, मुझे कैसे पता, अरे यार मेरे को मैथ्स आती है, वो तो मजाक की बात है कि मेरे को मैथ्स नहीं आती, समझ रहे हो, सब मजाक की बातें हैं, मेरे को मैथ्स आती है, क्या है। तो जब आप डीआई कैलकुलेट करते हो तो उसमें जब आपको एवरेज निकालना होता है तो आप क्या करते हो, इनिशियल फाइनल वैल्यू और उसके नीचे डिवीजन करोगे एक फाइनल वैल्यू का, ये ऐसे ही तो निकालते हो ना। बस वही चीज क्या करती है सरकार, करती है सरकार, यहाँ पे क्या करती है, एक टारगेट सेट कर लेती है। जैसे कि मानो उसने टारगेट सेट किया, ये वाला, अभी प्रेजेंट टाइम पे ये क्या है, ये है हमारा बेस ईयर, ये क्या है, बेस ईयर है। अब हमने इसको बाना है बेस ईयर, और यही बेस ईयर हमारा क्या है, इनिशियल है, क्या है, इनिशियल है। अब सपोज करो कि हम लोग जी रहे हैं 2020 और 2021 के टाइम पे हम लोग जी रहे हैं, जो पैसा यहाँ पर था उसके कंपैरिजन में जब हम यहाँ पर पैसा देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि पैसे में बढ़ोतरी हुई है या गिरावट हुई है या जीडीपी कितना हुआ है। हमारे पास में कुछ ना कुछ बेस ईयर तो होगा, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हमारे पास में कोई ना कोई बेस ईयर तो होना चाहिए ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि मुनाफा हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। तो सरकार ने यहाँ पर एक बेस ईयर डिसाइड किया हुआ है, और ये बेस ईयर कितना है, 2011 और 2012 को इन्होंने बेस ईयर रखा हुआ है, ठीक है। और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के टाइम पे हम 2021 से जब देखेंगे तो क्या करेंगे, ये तो था हमारा इनिशियल, ये था हमारा क्या, फाइनल। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या करके माइनस करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेटा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये कंडीशन यहाँ पर होती है। हाँ, पहले 2004 2005 हुआ करता था, लेकिन अभी कितना हो गया, अभी 2011 और 2012 जो है वो आपका क्या है, बेस ईयर है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम आपको ये चीज समझाएं तो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि ये जो दोनों शब्द होते हैं इनका इस्तेमाल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है प्रॉफिट निकालने के लिए। क्या करने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए। और प्रॉफिट हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास में एक बेस ईयर होगा। तो सरकार ने प्रेजेंट टाइम पे इसको रखा है बेस ईयर, और हमारा जो करेंट ईयर चल रहा है वो है 2021। तो दोनों को साथ में ले जाके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। ये क्या है, ये है शोरूम, ये क्या है, ये है शोरूम, और ये क्या है, ये है अमीनाबाद की दुकान। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको होलसेल में सामान मिल रहा है, यानी कि सस्ते दामों में मिलेगा। यही सामान जब चला जाएगा कहाँ पर, अलग अलग मॉल में, अलग अलग शोरूम्स में, तो इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। समझ में आ गया, तो एक बार से थम अप करो। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ में इसको क्यों बताया। देखो बेटा, वर्ल्ड बैंक के साथ में मैंने इसको इसलिए बताया क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब किसी भी कंट्री को पैसा देता है, किसी भी कंट्री को लोन देता है, तो वो पहले ये चीज चेक करता है कि क्या वो कंट्री मुझे पैसा वापस कर पाएगी या पैसा वापस नहीं कर पाएगी। तो ये काम भी कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक करता है। अब वर्ल्ड बैंक को कैसे पता चलेगा, तो वर्ल्ड बैंक इन्हीं दोनों फिगर्स को चेक करता है कि अच्छा पहले प्रॉफिट इतना होता था, अभी प्रॉफिट इतना हो रहा है, कहीं ना कहीं तो ये कंट्री जो है वो हमें पैसा वापस कर देगी। तो वर्ल्ड बैंक यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए क्या करता है, ये काम करेगा। अच्छा ठीक है, अब अगला पॉइंट, वर्ल्ड बैंक में अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल कितनी कंट्रीज हो गई है मालूम है ना आपको, वर्ल्ड बैंक में टोटल कितनी कंट्रीज अभी हो गई हैं,
189 कंट्रीज इसके अंदर हो चुकी हैं। लेकिन अभी कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, 3-4 साल पहले की बात करें, तो इसके अंदर टोटल कंट्रीज कितनी हुआ करती थी? हाँ, कितनी हुआ करती थी? 188 इसके अंदर कंट्रीज हुआ करती थी। बहुत अच्छी बात है, सबको पता है यहाँ पे, वेरी नाइस। चलो अच्छा, सुनिएगा, सेकेंड पॉइंट, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है जिसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। और इसके ऊपर आप जानते हैं हर बार सवाल पूछा ही जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी, अभी आगे हम लोग FDI के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कोई भी कंपनी से कहने का मेरा मतलब क्या है। जब कोई भी कंपनी भारत के अंदर आके काम करना शुरू करती है तो उसको कितना ज्यादा फेवरेबल एटमॉस्फेयर मिलता है। फेवरेबल का मतलब क्या है? उसको आराम से जमीन मिल जाए, उसका जो पेपर वर्क है वो आराम से हो जाए, उसकी दुकान जो है वो आराम से सेटअप हो जाए, उसका कामकाज आराम से चलने लगे। तो जो आराम वाला शब्द है ना, अगर किसी कंट्री के अंदर ये आराम बहुत ज्यादा मिल जाता है किसी भी कंपनी को, तो उस कंपनी को नंबर 1 पे रखा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, जैसे कि न्यूजीलैंड है। हमारी कंट्री कौन से नंबर पे आती है? इस नंबर पे है, और पहले हमारी कंट्री इस नंबर पे आया करती थी। चलो ठीक है, ये तो बात हुई इसके बारे में। अब सुनना बेटा, हर जगह पे नंबर ऑफ कंट्रीज को 189 करते चलना, ठीक है? देखिएगा, ये क्या है मालूम है? नहीं पता होगा तो बता देते हैं, सुनो क्या है। वर्ल्ड बैंक जब बनाया गया था, यानी कि जब हम ब्रिटेन वुड्स की बात करते हैं, उस टाइम पे जब वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था कि भैया पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है उसको बेटर करना है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पे रिसेशन आ रहा था, जहां पे लोगों के पास में पैसा नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा यूज कर लिया था लड़ाई वगैरह में, युद्ध वगैरह में। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड बैंक बना तो इसका ही एक हिस्सा है जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मैंने अभी क्या बोला? जब विश्व युद्ध हुआ था तब बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, और जब तबाही होगी तो उसको कोई ना कोई तो होगा ना जो दोबारा से बनाएगा, तो उसको दोबारा से बनाने का काम किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। इसीलिए वर्ल्ड बैंक को कई बार इस नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अभी तक जो हम इसको इस नाम से पढ़ रहे थे, इसका एक तीसरा नाम भी है, और वो क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझ रहे हो? जो देश पहले बना हुआ था लेकिन वो बर्बाद हो गया, उसको हमने दोबारा से पैसा दिया ताकि वो दोबारा से खड़ा हो सके। समझ में आ गई बात? तो इसको हम रिकंस्ट्रक्शन बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आगे देखो क्या है, अगला क्या है यहाँ पे। इनका मेन काम क्या होता है समझिएगा। इनका मेन काम ये होता है कि ये जो पैसा देते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब पढ़ाया था GDP, वहां पे मैंने बोला था कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कुछ याद आ रहा है? कैपिटल शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था। हाँ जी, कुछ ऐसा सा मैंने बोला था, अगर आपको याद आ। एक रिवेन्यू बताया था, एक कैपिटल बताया था। सरिता क्यों नहीं बताया आपको? इसका मतलब आप पुराने क्लास में थे ही नहीं। अच्छा, आप न्यू हो तो एक बार से क्लास देख लीजिएगा। हाँ, आज तो ये वाला डे भी, और हम सुबह पढ़ा भी चुके हैं इसके बारे में। चलो एक बार से बता देते हैं। रौनक, ये तुम्हारी इमोजी जो है ना, किसी ने तुम्हारे फोन में से ये वाली जो इमोजी है निकाल के हमेशा के लिए किनारे कर देंगे, बता रहे हैं। NSO क्या होता है बेटा? ये हमारा एक स्टैटिक्स देता है कि अच्छा हमारी GDP इतनी है, एक फिगर देने का काम करता है। ओके, चलो अब सुनना है यहाँ पे काम। हाँ, तो काम क्या है इसका? कैपिटल। जैसे कि देखो, मानो हमारी सरकार जो है वो सड़क बना रही है। अब सड़क बना रही है तो टाइम लगेगा ना, ऐसे हवा में तो सड़क बन नहीं जाएगी। तो ये क्या है? ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि सरकार ने यहाँ पे लोगों के कल्याण के लिए पैसा तो लगाया है, लेकिन इस पैसे का जो प्रॉफिट है वो हमको बहुत लंबे समय के बाद में देखने को मिलेगा। वैसे ही काम करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जब किसी भी देश को लोन प्रोवाइड करता है तो वर्ल्ड बैंक ये जानता है कि जिस कंट्री को मैंने पैसा दिया, सपोज करो इन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया, तो अब ये वर्ल्ड बैंक जानता है कि पाकिस्तान को अगर मैंने पैसा दिया है तो पाकिस्तान कम से कम 5, 6, 10 सालों तक तो मेरा पैसा नहीं दे पाएगा। हाँ या ना? नहीं दे पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कोई बात नहीं है, हमने जो ये पैसा इन्वेस्ट किया है ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। यानी कि जब आप ये हमारा पैसा वापस करेंगे तो आप मुझे ये पैसा इंटरेस्ट के साथ में वापस करोगे, और तब तक हमारा क्या हो जाएगा? बहुत सारा क्या पैसा भी बन के तैयार हो जाएगा। हम लोगों के घरों में क्या होता है, मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, जो पैसा आता जाता है, जो कैश में पैसा आता है, हम लोग उसको बैंक अकाउंट में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बताओ। बैंक अकाउंट में रखते हैं। जब हम उसको बैंक अकाउंट में रखते हैं तो क्यों रखते हैं बैंक अकाउंट के अंदर? इसीलिए तो रखते हैं ना। हाँ, FD करा लेते हैं, मतलब ये सब चीजें इसीलिए तो रखते हैं कि जब हम ये पैसा निकालें तो हमको इंटरेस्ट के साथ में ये पैसा मिले। इसीलिए तो रखते हैं ना, इंटरेस्ट के साथ में पैसा मिले। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा प्रॉफिट होगा। तो वर्ल्ड बैंक भी ये करता है कि हम क्या करेंगे, हम किसी भी कंट्री को पैसा तो देंगे, लेकिन वो पैसा जब हम आपको देंगे तो वो लंबे टाइम के लिए देंगे, ताकि जब आप वो पैसा हमें वापस करो तो आप इंटरेस्ट के साथ में वापस करना। बट ये ध्यान रखना, इनको पैसा वैसे भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप तो जानती हैं ग्रे लिस्ट के अंदर है। इनको पैसा देने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि भैया इनको पैसा देना है कि नहीं देना है। तो ये जो पैसा देता है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है। दूसरा,
हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस द पॉवर्टी। देखो कई बार क्या होता है, हमसे पेपर में पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके काम क्या होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद आज तक ये नहीं पता होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो गरीबी को कम करने का भी काम करता है। क्या आपको ये चीज पता है? भैया देखो, अगर मेरी क्लास में बहुत टाइम से पढ़ रहे होगे तब तो पता होगा, अगर नए होगे तो नहीं पता होगा। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? भैया मैथ्स का टीचर कौन है, किससे पढ़ रहे हो? मैथ्स किससे पढ़ रहे हो बेटा? आ जाके पूछना सर से, सर इंटरेस्ट रेट क्या होता है ना? अगर नहीं पूछ पा रहे तो हमको बताओ, हम फोन करके कह दें कि सर बता दीजिएगा जरा क्लास में इंटरेस्ट रेट क्या होता है। 4 बातें हमको सुनाएंगे, 10 बातें वो तुमको सुनाएंगे, समझ गए? इंटरेस्ट रेट क्या होता है भाई, मतलब हद है। इंटरेस्ट रेट बेटा, मुन्ना, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो किसी बैंक ने कहा है कि अगर आपने मेरे पास में 10 रुपए रखवाए तो आपको मैं 1% एक्स्ट्रा बढ़ा के मैं पैसा दूंगा। समझ रहे हो? 1% एक्स्ट्रा बढ़ा के दूंगा, ये क्या है? ये इंटरेस्ट है, समझे? और इससे पहले सर तुमको ब्लॉक करेंगे ना, हम तो कूट देंगे तुमको, बता रहे हैं। चलिए इंटरेस्ट क्या होता है, चलो पढ़ो आगे। तो दिस इज अ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए भी काम करता है, एंड इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक का फंक्शन क्या होता है। तो वर्ल्ड बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है, पॉवर्टी को डिक्रीज करने का काम करता है। कोई भी अगर गरीब देश होता है तो उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का काम भी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में देखो क्या है, एक और पार्ट आता है, और ये जो हिस्सा है ये भी किसका है? वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। अब आप कहेंगे ये क्यों बनाया गया? सुनो, अच्छा, इसको डेवलप किया गया ताकि अगर कोई भी गरीब से गरीब देश, यानी कि मेरा कहने का मतलब है यहां से अगर कोई भी कंट्री है ना, यहीं से तो होगी ना, गरीब से गरीब देश कहां मिलेगा? नहीं बोलेंगे हम, खुश? हाँ, बहुत कैसा आया, अफ्रीका होगा, पाकिस्तान, हाँ कह सकते हो पाकिस्तान, मतलब चलो ठीक है, हमने अफ्रीका ले लिया, कोई बात नहीं, पाकिस्तान भी है, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे ये जो ग्रुप बनाया गया था, इस ग्रुप का काम क्या था कि अगर कोई भी एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा गरीब देशों में आती है तो उनको यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा ना, एक्चुअली उस लोन पे क्या होता है? इंटरेस्ट नहीं लगता है। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया? पिछले वाले में और इस वाले में डिफरेंस समझे? पहले क्या था, आपको पैसा देना पड़ेगा वापस, और आपको इंटरेस्ट के साथ में वापस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक गरीब देश है तो बेटा उसके पास में तो पैसे ही नहीं है ना। जब उनके पास में पैसे ही नहीं है तो वो बाद में इंटरेस्ट के साथ में कैसे पैसा वापस करेंगे? बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कोई भी पुअर कंट्री है तो उनको यहाँ पे पैसा तो देगा वर्ल्ड बैंक, लेकिन उनसे जब वो पैसा वापस आएगा तो उनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब देश है। और इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन। आप लोगों के दिल में कुछ लोगों के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं ना, सॉफ्ट कॉर्नर है मैम, मेरे लिए उसके दिल, मतलब मेरे लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है कि नहीं है आई डोंट नो, बट मेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है मैम, है ना। तो जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं उसके बारे में सोचते सोचते पूरा दिन निकाल देता हूँ, पढ़ाई लिखाई सब मैं भूल जाता हूँ, और फिर मैं पूछता हूँ व्हाट इज इंटरेस्ट रेट मैम, है ना। तो ये चीजें आपके साथ में नहीं होनी चाहिए, है ना, समझ रहे हो? तो ये चीज यहाँ पर है, इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है। ओके, चलो अच्छा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद में और क्या आया? इसके अंदर एक और पार्ट आता है वर्ल्ड बैंक के अंदर, जिसका नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल या फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है? इसका काम होता है कि जितनी भी प्राइवेट कंट्रीज हैं, सॉरी जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, ध्यान से सुनना, अच्छा ठीक है सुनो, जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन प्राइवेट कंपनीज को वहां पर भेजने का काम करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे कि मानो गूगल है ना। अब गूगल में अगर हम सुंदर पिचाई की सैलरी की बात करेंगे तो सुंदर पिचाई की एक दिन की जो सैलरी है, उस बंदे की सैलरी एक दिन की इतनी रुपए है। अरे हाँ भाई, ये लो एक और जी लगा, एक और ओ लगा, बस खुश। कितनी है सुंदर पिचाई की एक दिन की सैलरी? इतनी है, समझ रहे हो? और फिर भी उसकी मम्मी कहती है काश ये गवर्नमेंट जॉब में होता मेरा लड़का तो कितना अच्छा होता। भैया मतलब हद है, सबर ही नहीं है इंसान को। खैर कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सुंदर पिचाई की एक दिन की सैलरी इतनी है। अब सुंदर पिचाई ने देखो अभी क्या बोला था, विमेंस के लिए वो क्या करेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करने की उसने बात करी, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो देश है वो कैसा कंट्री? एक डेवलपिंग कंट्री, है ना। अभी क्या है वो? डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे अगर बाहर से कोई भी कंपनी आके इन्वेस्टमेंट करती है और उसको अगर किसी भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देगा? इनके द्वारा वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारे पेपर में नहीं आता है, आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको रट्टा मारो, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? मीगा। ये क्या है मैम? पुअर कंट्रीज को पैसा किस बेसिस पर देगा? पुअर कंट्रीज को जो वर्ल्ड बैंक पैसा देता है सिर्फ वो ये देखता है ह्यूमैनिटी,
ठीक है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाम पर। जैसे कि अभी देखो ईरान में क्या हुआ था, ईरान क्या है, एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर वो आता है, ब्लैक लिस्ट के अंदर। तो कोई भी कंट्री अगर ब्लैक लिस्ट के अंदर आती है तो उसको पैसा तो नहीं मिलना चाहिए, हाँ या ना? अगर कोई भी देश ब्लैक लिस्ट के अंदर आता है तो उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पर पैसा दिया ना, अभी वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने पैसा दिया ना, क्यों? क्योंकि वहां पे कोविड के केसेस बहुत हो रहे थे और लोगों को वहां पे प्रिवेंशन नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वहां पे पैसा दिया गया। तो इंसानियत के नाम पर पैसा दिया जाता है, वहां पे वो ये नहीं देखेगा कि इनका बेस ईयर क्या है, ये पैसा चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला सुनो क्या है यहाँ पे, हैशटैग इंसानियत। ओके, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है हमारे लखनऊ के अंदर काम करती है, एंड खैर आई एम द पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो हैशटैग इंसानियत के नाम से ही है वो। खैर, अगला सुनिएगा यहाँ पे, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, कबाड़ है। क्या है ये? कबाड़ है। ए भाई, हम लखनऊ से, तो हम लखनऊ वाला तो एग्जांपल देंगे, और हम एग्जांपल कहाँ से लेकर आएंगे? कैसी बातें कर रहे हो? सुनिएगा, ऑफर इन्वेस्टर्स इंश्योरेंस अगेंस्ट अ कमर्शियल रिस्क, खतरे की घंटी। क्या है? खतरे की घंटी। जैसे ये मान लो कि कोई कंपनी है, उस कंपनी ने तुम्हारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट किया, ओके मैम, क्या इन केस कंट्री अनेबल टू पे टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट इट विल डू? कुछ नहीं करेगा। जैसे कि मान लो हमारे देश ने पेमेंट नहीं कर पाया तो हमें और टाइम दिया जाएगा कि भाई अब तो पेमेंट कर दे, और अगर तब भी पेमेंट नहीं कर पाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके उससे पैसा लिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई गरीब कंट्री है तो उससे ऐसा कुछ नहीं होता, पैसा नहीं दे पाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे बात कर रहे थे मिगा के बारे में, फिर आते हैं हम लोग एफडीआई के बारे में भी बात करनी है भैया, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे मीगा क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है इंडिया के अंदर, वो आई इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब भैया इंडिया के अंदर तो आप जानते ही जानते हैं, इंडिया के अंदर खतरा जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है ना? कोई भी कंपनी आने से पहले 10 बार सोचती है कि यार पता नहीं कैसा काम होगा, पेपर वर्क होगा कि नहीं होगा, सारी चीजें स्मूथली चलेंगी कि नहीं चलेंगी, ये सबके दिमाग में होता है। और हमारे देश के अंदर तो आप जानते ही हैं कितना ज्यादा करप्शन है, समझ रहे हो? कितना ज्यादा करप्शन है। वर्ल्ड बैंक में पैसा कहाँ से आता है? जैसे कि देखो, यूएसए है या चाइना है या रशिया, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, इनके थ्रू पैसा आता है, ठीक है? तो हमारे देश के अंदर मान लो कोई कंपनी आई है, लेकिन उस कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन अगर होने लगता है तो ये क्या करता है, ये वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है और ये उस कंपनी को एक तरीके का इंश्योरेंस देता है कि भाई तू 2 साल तक यहाँ पे काम कर, तेरे को कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग जब जाते हैं एलआईसी के अंदर कोई भी पॉलिसी लेने के लिए, तो एलआईसी वाला कहता है ना कि ये तो आपका लाइफ इंश्योरेंस है, कहता है कि नहीं कहता है? बोलता है ना कि ये तो क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि वो तुमको गारंटी दे रहा है कि भाई जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, है ना? तो वो क्या कहता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक तो हम आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देंगे ही देंगे, लेकिन जब आप नहीं भी होंगे तो हम आपकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये एक तरीके से क्या है, इंश्योरेंस का काम करता है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर, सुनो, इंडिया को सिर्फ यूएसए ने डेवलप्ड कैटेगरी के अंदर डाला है और वो भी डोनाल्ड ट्रंप उसको करके चले गए थे, ठीक है? एक कंपनी ला सकते हैं। बेटा तुम्हारा सवाल मेरे को समझ में नहीं आया, इंग्लिश में लिख दो, अगर हिंदी तुम्हारी बेकार है ना, मेरे को पता है, यू आर फ्रॉम ओरिसा, तो मेरे को इंग्लिश में लिख के पूछ लो क्या पूछना चाह रहे हो। मरने के बाद भी नहीं छोड़ता शराब। चलिए अच्छा, जल्दी बताओ यार। एक और क्वेश्चन है, मैम ये जो प्राइस की वैल्यू बढ़ती और कम होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? बेटा यही, ये जो तुम्हारा अभी बेस ईयर बताया, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, यहीं से बढ़ेगी और कम होगी, ठीक है? समझ गए? अरे सौभाग्य भाई शांति रखो, उसकी हिंदी बुरी है, वो खुद ही बोलता है, बोलती है, क्या है यार, जो भी है, मतलब मेरे को ना पता, बट उसका यही है, ठीक है? तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अब ये बताओ हैंगओवर तो नहीं हुआ है? तो आगे चलें। किसी को हैंगओवर तो नहीं हो रहा है अभी? अब हो गया? अरे भाई तुम लोग को 45 मिनट्स के अंदर ही हैंगओवर होने लगता है, काउंट होती है, बिल्कुल सही है। अभिषेक पीटे नहीं गए हो ना तुम? चलो अच्छा, आईएमएफ का एक कॉन्सेप्ट सुन लो, उसके बाद में एफडीआई पढ़ा देंगे, ठीक है? सुनिएगा, आईएमएफ की जब, बेटा अगर कोई भी डाउट रह गया है तो उसके लिए टेंशन मत लो, जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो उसके लिए। देखो टेंशन के साथ में पढ़ाई करोगे तो कभी कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? कोई फायदा नहीं है, टेंशन के साथ में पढ़ाई मत किया करो, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई किया करो, जब तक समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ठीक है, सुन लो, बताया है कुछ मैम ने, बात खत्म होगी, बाद में हम उसको देख लेंगे, ठीक है? बाद में उसको पढ़ लेंगे। अच्छा अब सुनिएगा आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ से जो आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने आपको बता दिया, ये कोटा बेसिस के ऊपर काम करता है। टोटल कंट्रीज कितनी हो चुकी हैं? 190 कंट्रीज हो चुकी हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये भी मैंने आपको बताया है कि इसकी हेड कौन है, इसकी हेड कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। और क्रिस्टियाना जॉर्जिवा कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो यही है कि कौन सी कंट्री है अभी रिसेंटली, हाँ, वो यहाँ पे इकोनॉमिक एडवाइजर है। तो लेटेस्ट वाली कंट्री कौन सी है? एंडोरा है। और इसी के अंदर आपको कौन मिलती है? गीता गोपीनाथ। वो कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है।
कहाँ की? IMF की। अच्छा, ये तो बात हो गई इसके बारे में, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, कंट्री का क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, डेवलपिंग कंट्री का क्या प्रॉफिट या लॉस होगा, किस बेसिस पे तुम प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हो, पहले तो मेरे को ये बताना, क्वेश्चन को अपना पूरा कंप्लीट करो। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझिएगा, अगर आपसे कहा जाता है कि जो IMF है, IMF के अंदर जो पॉइंट आपसे बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा ये पूछेगा कि ये किसके साथ में बनाया गया, तो इसको भी इसी टाइम पे बनाया गया था और इसने काम करना कब से शुरू किया था? 1945 से इसने भी काम करना शुरू किया था। हवाला क्या होता है बता यहाँ पे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये जो रिपोर्ट आती है आउटलुक, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये भी IMF जारी करता है। बताओ, अब क्वेश्चन में पूछा गया हवाला क्या होता है, जल्दी से बताओ, व्हाट इज हवाला? हाँ हाँ, बताओ बताओ, व्लादिमीर पुतिन, मैं ऐसे बताता हूँ, कितनी खुशी से कह रहा है मैं ऐसे बताता हूँ, बताओ, सुन रहे हैं, बताइए। कहाँ गया? वन कंपनी टू गिव योर लोन, वर्ल्ड बैंक टू डेवलप इन योर कंपनी। आई थिंक तुम ये पूछना चाह रहे हो कि मैम अगर कोई कंपनी अगर ऐसी है जिसको पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक ने, तो वो कंपनी आगे चल के डेवलप करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा कुछ पूछा तुमने। ठीक है, सुहाना क्वेश्चन पहले सही परिभाषा में लिखो, हमको इतनी भी मैथ्स नहीं आती जितनी तुमने खतरनाक पूछ लिया है। अरे हवाला का मतलब होता है इलीगल मनी, घोटाले का पैसा, जैसे कि नीरव मोदी। ठीक है, ये जो घोटाले का पैसा होता है जिसको हमारे देश के अंदर कमाया जाता है, स्विस बैंक में जाके रखा जाता है, वही पैसा क्या होता है? हवाला के अंदर आता है। और इसके बगल में मैंने एक कानून का नाम लिखा हुआ है, वो कानून है सरफेसी एक्ट। क्या है? सरफेसी एक्ट। हाँ अनीता साहू, प्लीज आप उसको हेल्प कर दो, वो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं लिख पा रहा है। प्लीज अनीता साहू, आप उसको एक बार से हेल्प कर देना एंड ट्रांसलेट करके मेरे को अलग से मैसेज ड्रॉप कर देना, देन आई विल आंसर दैट। ठीक है, अच्छा, हाँ ये क्या होता है? सुनो, जैसे कि मानो ये है नीरव मोदी, थोड़ी इमेज इनकी खराब बन गई है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है ना? कुछ भी। खैर, नीरव मोदी जो है, इन्होंने क्या किया, इंडिया में से खूब सारा पैसा कमा लिया और इंडिया में से पैसा बैंकों से लोन लेके कहाँ निकल गए? यूके निकल गए, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, वहां निकल गए, वहां पे जाके इन्होंने वहीं की नागरिकता ले ली। तो जब इन्होंने वहां की नागरिकता ले ली, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब भारत इनके ऊपर कोई भी कानून नहीं लगा पाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब ये वहां के नागरिक बन गए, तो इनकी जो इंडिया में प्रॉपर्टी है, इनकी जो इंडिया में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे क्या किया जाएगा? बोली लगाई जाएगी और उसको बेच दिया जाएगा। तो पैसा तो हमने वसूल कर लिया, लेकिन ये जो भाई साहब है, इनको कैसे वसूल करें? तो इनको वसूल करने के लिए क्या होता है? इनको वसूल करने के लिए एक्सट्रेडिशन पॉलिसी होती है। क्या होती है? एक्सट्रेडिशन पॉलिसी। ये एक्सट्रेडिशन पॉलिसी क्या है? जैसे कि मानो हमने यूके के साथ में इस पॉलिसी को साइन किया है, तो अगर हमारे देश में कोई उनका व्यक्ति आ जाएगा तो हमें उनको वापस करना पड़ेगा, हमारे देश का अगर कोई उनके यहाँ जाएगा तो उनको हमें वापस करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट एक्सट्रेडिशन पॉलिसी। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गई? गॉट इट? समझ में आ गई बात? अच्छा, तो ये तो खैर हो गई यहाँ पे पॉइंट की बात, जिसको मैंने आपको बता दिया है और उम्मीद करेंगे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, तो अभी मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? 10:30 बजे मुलाकात करते हैं। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुबह 7 बजे क्लास मिस मत करिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, किसी का कोई सवाल रह गया होगा तो एक बार से, एक सेकंड रुक जाओ। जीतू का आंसर हो गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। निशा मैम, इकोनॉमिक्स के पूरे नोट्स A4 शीट में दे दो। बच्चा, जो नोट्स आते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाते हैं, वीडियो के जस्ट नीचे ही आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।